आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज जमात इस्लामी हिंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरवरी में पेश होने वाले आम बजट के बारे में 16 पॉइंट में अपनी बात रखी और बताया कि इस बजट में किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए हुकूमत को और किस तरह सभी लोगों को उस बजट का फ़ायदा मिले। आइए जानते हैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब से कि क्या कुछ जमात इस्लामी का सोचना है आगामी बजट के बारे में। मोहम्मद सलीम साहब, आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 इशू उठाए हैं, एक बजट, दूसरा नफरत और तीसरा संभल से मुताल्लिक मजालिम। तो बजट के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या सोच है, बजट में क्या होना चाहिए। अगले महीने बजट आने वाला है हमारे देश का और हम हर साल सरकार को इस बारे में सजेशंस और सुझाव देते हैं। इस बार भी हमने अपने सुझाव स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स लोगों की मदद से तैयार किए हैं। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस बजट में रोज़गार पैदा करने की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आज बेरोज़गारी की जो शरह है हमारी वो 45% तक पहुंच गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। तो रोज़गार पैदा करने वाला बजट हमारा होना चाहिए। मनरेगा जैसी जो स्कीम है हमारी, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके बजट में पिछले साल कमी कर दी गई। हमारा कहना यह है कि ऐसी स्कीमों में सिर्फ कमी नहीं बल्कि और बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसी योजनाओं को सिर्फ रूरल नहीं बल्कि अर्बन में भी इस तरह की कुछ योजनाएं लाने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि पर जो है वो ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए ताकि देश में गरीबों की संख्या बहुत बड़ी है और जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं में कई योजनाओं में जो है वो बड़े अस्पतालों में भर्ती होने का खर्च या उनका तो ख्याल रखा गया है, लेकिन ओपीडी और दवाओं का खर्च उसमें नहीं है। तो हमने ये कहा है कि कम से कम 4% जीडीपी का हम हेल्थ की स्कीम्स पर खर्च करें। एजुकेशन पर हमारा बजट अभी भी बहुत कम है, इसको हम चाहते हैं कि 6% तक इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो बड़े पूंजीपति और बड़े कारोबारी लोग हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाकर जो आम गरीब लोग हैं और ऐसी चीज़ें जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होती है उस पर जीएसटी को कम करना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ सुझाव हमने दिए हैं और हम एक पिछली सरकार ने मिड डे मील शुरू किया था और फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे जिसके तहत मिड डे मील दिया जाता था। इसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की आमद बहुत बढ़ गई थी और उनका रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मिड डे मील की मद में जो पैसा खर्च होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमने अपने सुझावों में रखा है कि ऐसी तमाम स्कीमें जो गरीब बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनमें कमी नहीं आनी चाहिए बल्कि उनको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत पर हमने जोर दिया। इसलिए हमने कहा है कि जीडीपी का एजुकेशन में जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पर खर्च हो और उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और सिर्फ जो आरटी के तहत जो हम 8th स्टैंडर्ड तक उसको कवर किया है, इसको 10th क्लास तक या 12th क्लास तक इसको लाने की कोशिश होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में लोगों को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप्स में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए जो स्कॉलरशिप्स पहले कई होती थी जिनमें से कई को बंद कर दिया गया है, उनको बहाल करके और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मामले में बजट में कमी आ गई है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उस बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़े। इसी तरह से गरीब, हम ये ख़ास बात कहना चाहते हैं कि हमारे बजट में जो कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है और जो पिछड़ा हुआ है, SC ST है और बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ऊपर उठाने का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसानों का भी जिक्र हमने अपने बजट में किया है कि किसानों की आत्महत्याएं
बराबर बढ़ रही हैं। अभी तक उनके एमएसपी के लिए कोई एश्योरेंस अभी तक उनको कानूनी तौर पर नहीं मिला है, तो ये एमएसपी को उनको फ़ौरन दिया जाना चाहिए और बिना ब्याज के उनको लोन फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि रोज़गार भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। एमएसएमई में पहले बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन एमएसएमई की बहुत सारी यूनिटें बंद हो चुकी हैं और जीएसटी के बारे में भी आपने कुछ इसके बजट के अंदर रखा है क्या? हाँ, जीएसटी के बारे में हमने कहा है कि जीएसटी में जो डेली यूज़ की, आम लोगों की यूज़ की, जो एक बड़ा तबका गरीब लोग जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उस पर जीएसटी बहुत कम किया जाना चाहिए और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर आप जीएसटी आप बढ़ाएं। तो ये हमने फ़र्क किया है कि जो चीज़ें मालदार लोगों के लिए हैं वहाँ तो आप टैक्स बढ़ाएं, लेकिन जो कमज़ोर तबका और एक बड़ा तबका जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है वहाँ जीएसटी घटाने की ज़रूरत है। जैसे दूध, दही, पॉपकॉर्न, इस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। हाँ, इसके बारे में आप क्या आम ये वो उन्हीं चीज़ों की बात हम कर रहे हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं, जो कमज़ोर तबकात और गरीब लोग और सब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पर जीएसटी कम से कम किया जाना चाहिए। हमने 5% सजेस्ट किया है। तमाम तबकात के पार्टिसिपेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस बजट में किस तरह पार्टिसिपेशन होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे इस बजट में जो कमज़ोर तबकात हैं, एससी एसटी हैं, ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स हैं, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस रखे जाने चाहिए, इनको ऊपर उठाने के लिए स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उनका ख्याल भी बजट में रखा जाना चाहिए। जो नफरत का माहौल मुल्क में बन रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये इशू रखा है कि 2024 का जो साल गुजरा है ये नफ़रतों का और हिंसा का, मॉब लिंचिंग का और आपसी मंदिर मस्जिद के विवादों को लेकर पूरे देश में एक किस्म की नफ़रत की राजनीति का ये पूरा साल गुजरा है। 2025 में हम चाहते हैं और देशवासियों से हमने अपील की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हम इस साल को आपसी प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना और शांति और न्याय का साल हम बनाने की कोशिश करें और जो लोग नफ़रत के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको हम रोकने की कोशिश करें और इस देश को सब मिलजुल कर एक तरक्की के राह पर हम ले जाने की हम कोशिश करें और इसमें सब लोग अपना रोल अदा करें। इसमें सरकार भी अपना रोल अदा करे, मीडिया जो नफ़रत फैलाने का माध्यम बनता है वो भी पॉजिटिव रोल अदा करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी निभाए, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर नागरिक जागरूक रहेगा, अगर सिटीज़न जो है वो बेदार रहेगा तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, नफरत की सियासत को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में भी मस्जिद मंदिर के झगड़े चल रहे हैं, खुदाई हो रही है, सर्वे हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अफसोसनाक है और हम यही कहते आए हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि ऐसे सारे विवादों के रास्ते बंद किए जाएं और शरारती लोगों को, नफरत फैलाने वालों को ऐसा करने का मौका ना मिले। लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी पाबंदी नहीं हो पा रही है, उसकी सख्ती से पाबंदी की जानी चाहिए। संभल के बारे में भी आपका क्या आपका आकलन है? संभल के बारे में, संभल में जो हो रहा है वो नफरत की राजनीति ही का नतीजा है और मुझे लगता है कि वहाँ जिस तरह से एक समुदाय विशेष को अब टारगेट किया जा रहा है और उसको डर और खौफ में मुब्तला करने की कोशिश हो रही है, झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियां वहाँ हो रही हैं और जिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की वजह से वहाँ हालात ख़राब हुए, 5 लोगों की मौत हुई, उनके खिलाफ हम चाहते हैं कि कार्रवाइयाँ हों, जांच हो बाकायदा कि ये हालात क्यों बिगड़े, कैसे बिगड़े। लेकिन अब जो हो रहा है वो और भी ज़्यादा चिंता की बात है। झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियाँ, बुलडोजिंग और हर किस्म से डराने धमकाने की जो कोशिशें वहाँ हो रही हैं। मस्जिद के पास में उन्होंने एक पुलिस चौकी बनाने की चल रही है, पुलिस चौकी बनाई जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा जा रहा है कि वो वक्फ की ज़मीन है और उसके लिए किसी से परमिशन नहीं ली गई, वक्फ बोर्ड से भी नहीं पूछा गया।
देखिए इसके बारे में आप क्या हाँ, क्या ये सब उसी का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ किया जा रहा है वहाँ इस तरह का, ये लोगों में ज़रूरत तो इस बात की है कि लोगों में भरोसा पैदा करें, लोगों में विश्वास पैदा करें, लेकिन वहाँ डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।